आई थिंक कोई नहीं, वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे दिनेश जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप करते रहो, तो जो एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है, नहीं तो वो इधर आ जाएंगे ना, मतलब वो अटेंडी में तो है ही ना। ठीक है भाई, लो जी, थैंक यू। सबसे पहले दंडवत प्रणाम हमारे टैक्स गुरु और जीएसटी गुरु अशोक बत्रा जी को, ना सिर्फ अश्विनी जिंदल की तरफ से, सीए एसोसिएशन की तरफ से, वॉइस ऑफ सीए की तरफ से, रादर पूरे प्रोफेशन की तरफ से, क्योंकि आज इन गुरुओं की बदौलत ही जो हमें डेली अपडेट रखते हैं, पहले तो हमें इन्होंने सीए बनने में हेल्प की, जिनके कारण हम आज सीए बन पाए। उसके बाद सीए बनने के बाद वो कहता है कि भाई सीए तो बन गए, अब लायक भी बनो। अब लायक बनने में भी इन्हीं का योगदान है कि हमें ये डेली अपडेट करते रहते हैं। और हम सीए जो बनता है वो नालायक है, लायक रहना आजकल जरूरी है। अविजा जी, जिंदल साहब इन्ना बढ़िया बोल दिया, अगली मेंबर पार्लियामेंट 2024 पंजाब जो टिकट मिलनी चाहिए थी। कोशिश तो यो कर रहे हैं, चलो दिख रहा है, हालात शो कर रहे हैं, पार्टी गलत आ गई है, कोशिश तो यो कर रहे हैं। और तुसी बैठे हो सिर्फ पार्टी जितनी मर्जी करवा रहे हो, टिकट मिलनी चाहिए। और लायक बनाने में भी इन गुरुओं का योगदान है। तो आज हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, हालांकि ये पहली बार नहीं ले रहे, अभी आगे टीचर डे भी आ रहा है 5 सितंबर को, वो भी मैं पहले ही अनाउंस कर दूं, पहले फिर भी पकड़ लेना है हमने आपको सर। तो पिछली बार भी हमने किया था, उससे पिछली बार भी किया था। तो ये मेंबर्स का मतलब एक हमारे साथ प्रेम है कि हमने विद इन 2-3 आवर्स जो इफेक्टिव हमें मिले मैसेज के थ्रू, फिर भी हमारे काफी अच्छे मेंबर अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। तो मैं हालांकि आज सब हम जानते हैं कि अभी सब इतने ऑक्युपाइड हैं कि रिटर्नों के डेट में बैठे हैं, अभी गुरुजी को तंग भी करना है सबने कि डेट बढ़ाओ, चाहे वो कहेंगे कि सीए का काम नहीं है, तो भाई सीए का काम तो इसलिए है कि 200 रिटर्नें पेंडिंग पड़ी है, तो सीए ही रोएगा, क्लाइंट क्यों रोएगा। अब हम कितना टाइम लगाएं, 24 घंटे को कितना स्ट्रेच करें। अब देखो ना, भूपिंदर जी को तो नींद भी अभी आ रही है, मेरे ख्याल में रात को भी सोते नहीं है, रिटर्नें भरते रहते हैं। ये प्रोग्राम आज ना करते तो 4 रिटर्नें और चली जाती। तो मैं सभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे पास चेयरमैन, जो हमारे बजट पैनलिस्ट हैं, उन सबको तो मैंने पैनलिस्ट लिंक भेजा भी है। अगर कोई और भी आना चाहते हैं पैनलिस्ट में तो मोस्ट वेलकम, आप चाहे रिक्वेस्ट डाल दें। और मैंने दिनेश जी को और जगजीत जी को रिक्वेस्ट भी की है कि आप पैनलिस्ट में इनको सबको प्रमोट करते रहें। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का इंटरेक्शन सिर्फ यही है कि गिरीश ऊर्जा जी से हमने आशीर्वाद लेना है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन गुरु जी से पूछ लें, लेकिन काइंडली एक क्वेश्चन ही पूछें, क्योंकि गिरीश जी ने सिर्फ 15-20 मिनट लगाने हैं, 25 मिनट। और उसके बाद अशोक बत्रा जी से हमने आशीर्वाद भी लेना है और अपडेशन भी लेनी है। जो जीएसटी की रिसेंट जीएसटी काउंसिल में अमेंडमेंटें हुई हैं, वो हम सब जानते हैं कि इमीडिएटली इंप्लीमेंट होने जा रही है 17 तारीख से। तो जितनी नोटिफिकेशन आज तक आ चुकी हैं, मैं बत्रा जी को कहा है कि वो शॉर्ट में वो भी बता देंगे। हमने ये प्रोग्राम 6 बजे तक ही रखा है, वो वी विल कंक्लूड बाय 6। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आदरणीय गिरीश ऊर्जा जी को, गुरु जी को, कि वो हमें आशीर्वाद दें, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी रिजोल्व करें। सबको मेरा प्रणाम। एक चीज मैं आपको बताऊं कि अश्विनी जी प्यार तो बहुत करते हैं और सारे आप लोग भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये ओवरडोज कर देते हैं। ये जो प्यार का जो ओवरडोज है ना, ये बहुत अश्विनी जी करते हैं, लेकिन सबको अच्छा ही लगता है। ओवरडोज भी हो, प्यार का ओवरडोज भी अच्छा लगता है सबको, मुझे ये मालूम है। और मुझे भी क्यों नहीं अच्छा लगेगा, कि चाहे ओवरडोज है या कुछ है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और इसी प्यार की वजह से जवानी भी रहती है मेरी, क्योंकि आपका लोगों का लिंक मिलता है, आपका प्यार मिलता है। तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि आप जवान रखो, अपने आप को रखो, ताकि आपको ये ना लगे कि कौन ये बूढ़ा आके आदमी खड़ा हो गया और बैठ के बातें कर रहा है। आप बातें, अभी तक भगवान से यही प्रार्थना है कि देखिए इन लोगों का जो प्यार मिला है, ये प्यार ने ही बांध के रखा हुआ है मुझे। नहीं तो इस उम्र में आकर लोग रिटायर हो जाते हैं, लोग अपना घर पे बैठ जाते हैं, लोग कुछ करते नहीं है। लेकिन मैं इस काम में लगा रहा हूँ, 365 दिन लगा हूँ, तो आप लोगों के प्यार की वजह से लगा हूँ। ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये एक नशा है, और ये प्यार जो मिलता है ना आदमी को, वो खींचता जाता है, आदमी कहीं को कहीं ले जाता है।
इस ऐसे नशे की कीमत कोई नहीं है। मैंने कई बार बोला है, ये जो ये इलेक्शन लड़ते रहते हैं उनको तो मैंने बोला, जैसे दिनेश जी बोला, इनको तो गालियां खाने का शौक है और हमें तालियां खाने का शौक है, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ। ये आज जगजीत जी भी अब हाथ जोड़ रहे हैं कि क्योंकि देख लिया, स्वाद आ गया जो उन्होंने अभी बन के मेंबर क्या किया है। हाथ तो ऐसे मैंने ही ये रहते हैं बोला आज भी नहीं। चलो सर, ये भी नशा है, नशा होना चाहिए जिंदगी में, इस तरह के नशे जरूर होने चाहिए। मैं एक चीज आपको बताऊं, लाइफ बनती तभी है जब आप एक नशा रखें, एक पैशन रखें, एक अपने आप को इन्वॉल्व करें, चाहे वो सेवा भाव हो, चाहे किसी तरह का भी सेवा भाव करो, चाहे किसी तरह की एक्टिविटी से इन्वॉल्व हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको कोई चीज अपने आप को इन्वॉल्व रखना है तो यही तरीका होता है, या लेक्चर दे दो जैसे मैं दे दिया, बत्रा जी देते रहते, और भी लोग लेक्चर देते रहते, या तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज में आ जाओ। कई लोग जो पता है सोसाइटीज में बन जाते हैं, कोई मंदिरों में बन जाता है, कोई ना कोई पोस्ट ले लेता है। ये एक लाइफ का पार्ट है जिसको भी आपको निभाना है और अच्छी चीज है, एक सेवा भाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट वाले सेवा नहीं करते, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स साथ में है वहां पर गड़बड़ होती है, बाकी तो कुछ नहीं है। आप लोगों को मिलता कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया, फिर भी नशा है और ये नशा होना चाहिए। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ और मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। देखो ठीक कहा अभी इसने, हमारे जो कर्ता हैं इसी फैटर्निटी के जिंदल साहब ने, कि अब वक्त बदल गया है सर, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही है। चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से तो मेरे ही समझ से बाहर हो गया, जो थोड़ा बहुत मुझे आता था वो भी मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल आउटडेटेड हो जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत चेंजेस हैं, और डायरेक्ट टैक्स में जो चेंजेस आते हैं वो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहेंगे तो 194R आया, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। पिछली बार 9B और 45(4) आया, ये कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आज भी मैं बैठा हुआ था, अविनाश के साथ ही गया था प्रिंसिपल CCIT दिल्ली का, 1 घंटा यही डिस्कशन होता रहा उनके साथ, मिस्टर रजत बंसल जी के साथ, कि हो क्या रहा है। कि मैं आपको वो कह रहे, मानता मैं आपकी बात, ये इसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये लोग परवाह क्यों नहीं कर रहे ऊपर वाले, कि आप क्यों नहीं जाते। मैं वहां जाता था, हमारे से लूप होल पूछ लेते हैं और करते अपनी मर्जी से, और जो हम कहते हैं वो सुनते नहीं। सो मैं ये एक चीज बता रहा हूँ, वक्त बहुत बदल गया सर, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है और हम लोगों को अपने आप को अपडेट रखना ही पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा, पहले अपने आप को एजुकेट करिए, तभी तो क्लाइंट्स को एजुकेट करेंगे। मैं तो यही सोचता हूं कि अगर ये चीजें, हमारे प्रोग्राम नहीं हो रहे होते आपस में, तो सीखते क्या, अपने आप तो पढ़ने का दिल ही नहीं करता था। और आप देखिए रोज आना, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, किसके भी, सबके हो रहे हैं, और आपको यूट्यूब में वो एक बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है, यूट्यूब में बेनिफिट मिल जाता है, हम सोचते रहते हैं कि सुनेंगे, वो दिन ही नहीं आता जब सुनना होगा, कोई ना कोई बहाना रह जाता है, वो देख लेंगे। मौका तब मिलता है जब कभी सिर पे प्रॉब्लम आती है, तब ढूंढते हैं यूट्यूब में जाकर कि ये क्या हुआ। लेकिन जो मजा पहले होता था, ये लाइव आपको सुनने का, लाइव में आपके क्वेश्चन भी आते हैं, लाइव में क्लैरिटी भी आती है। क्योंकि बाद में क्या होता है, यूट्यूब में आप सुनना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, कभी 10 मिनट सुन लिया फिर बंद कर दिया, फिर 10 मिनट कहीं सुन लिया, कभी मौका मिला फिर कहते अच्छा सुन लोगे। मैं बहुतों की सुनने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद औरों का भी सुनने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं है कि मैं अपना ही सुनता, मैं औरों को भी सुनने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमेशा देखा गया है 15-20 मिनट से ज्यादा मैं सुन नहीं सकता है के टाइम, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई फोन आ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा और आपका डाइवर्जन हो जाएगा। और ये डाइवर्जन जो है ना यूट्यूब से सुनने का, ये फिर वो आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती जो डायरेक्टली आप इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्टली सुनते हैं। लेकिन फिर भी फिजिकल से बेटर है, ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पास जब भी डिफिकल्टी आती है, कम से कम यूट्यूब में जाकर उसको सुन तो लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुतों के अच्छे लेक्चर हैं, ऐसे नहीं है। मैंने भी सुनता हूँ औरों के, मैं अपने तो अपने आप थोड़ी सुनूंगा, लेकिन मैं औरों के सुनता हूँ। और सुनने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि कोई भी बोल रहा हो, एक ना एक चीज का एडिशन जरूर होता है उसमें, कम से कम 1 या 2 चीजों का एडिशन जरूर होता है, ये नोट कर लेना। ये मत समझ लेना कि सारे जितना मर्जी बढ़िया कोई हो जाए, लेकिन एक बच्चे से भी आप सीख सकते हैं। और मैंने कई बार वो वाले भी लगाए हैं जो बिल्कुल यंग लड़का हो, और उसका भी सुना है, और मुझे उसमें एक आध चीज जरूर मिली, एडिशन मेरी हुई।
तो ये एडिशन सब में होती है सर। ये आप ये मत समझ लीजिए ये छोटा आदमी है, ये यंग है, इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन आजकल यंग भी कई कई चीजें बहुत अच्छी बताते हैं। मैं आपको बताऊं कई चीजें अच्छी ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो आपको ये चाहिए जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं लगा लीजिए, कान में सुन लीजिए, कभी मौका मिले घर पे इवन बाथरूम में ले जाइए यार अपना भाई वो क्या कहते हैं फोन, और वहीं सुनते रहिए। मेरी बात को सुनिए, अब अखबार पढ़ने का टाइम नहीं तो वही सुन लीजिए वहां पर। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत काम आएगी सर। इतनी चेंजेस हैं डायरेक्ट टैक्स में, इतनी चेंजेस हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, फिर आपको लिंक करना है। जब हम मीटिंग करते हैं ना सर, कोई मेरे पास ओपिनियन लेने आता है तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसका इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होगा। वो आजकल हर चीज लिंक हो गई है, आप सिंपल ओपिनियन डायरेक्ट टैक्स की नहीं दे सकते जब तक उसका क्या इंपैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे होगा वो भी देखना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल पड़ गई है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कभी वो फेमा का बीच में आ जाता है, कभी इनकम टैक्स का बीच में आ जाएगा, कभी आपको किसी और लॉ का प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक चीजें इतनी हो गई हैं, इतनी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं कि हम लोग आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इसलिए अब मैं खुद रियलाइज करता हूं कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स पहले पढ़ता रहता था, और क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट की किताब में इनडायरेक्ट टैक्स डालना पड़ता है तो कुछ ना कुछ मैं समझ लेता था, लेकिन अब देख रहा हूं मैं वो बदलता जा रहा है, उसमें इतनी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है कई चीजें मुझे जरूरत नहीं है किताब के लिए, पर नॉलेज तो होनी चाहिए ना। रोजाना देखो कोई ना कोई चीज ले आएंगे और उसके डिसीजन, हम हाईवे भी डिसीजन तो बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें नॉर्मल प्रोसीजरल भी चीजों में कई बड़ी दिक्कत आ रही। मैं इसलिए कह रहा हूं अब ये नया जो रूल बनाया 2A 2B मिलाकर आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे सबकी बैलेंस शीटें रुक गई, अब वो कहीं पूरा पोर्टल पूरा आ नहीं रहा है, वो कैसे उसको करेंगे। आज भी एक बोर्ड मीटिंग में यही डिस्कशन हुआ कि सर हम करें क्या, 630 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है उसमें, 630 करोड़। वो कहते जी हम करें क्या, वो हमारा बिल्कुल एक एक करके हमने फिजिकल भी कर लिया, मैनुअल भी कर लिया, सारा मैनुअल कर लिया, सारा कर लिया है, लेकिन पोर्टल के अंदर जिसने फीड करना है 2A का वो जो है वो रिकनसाइल इसलिए नहीं हो रहा, उनको तरीका नहीं आता, किसी की कोई गलती हो रही है, किसी की कोई गलती हो रही है, वो टैली नहीं हो रहा। सो मैं यही कह रहा हूं कि बत्रा जी तो लिटिगेशन का देख रहे हैं, लेकिन डेली कंप्लायंस में भी बहुत डिफिकल्टी है। कंप्लायंस एक ऐसी चीज आ गई है, मैं आपको बताऊं, हम तो अब मैं तो आउटडेटेड हूँ कंप्लायंस में, क्योंकि मेरे को तो कंप्यूटर इतना आता नहीं है, ये मैं तो रिटर्न भी अपनी किसी और से भरवाता हूँ, मतलब मेरे सामने बैठ के वो मेरी रिटर्न भरता है, और कंप्लायंस भी चीज है। हम लोग करते हैं कंपनी भी सॉफ्टवेयर में, लेकिन कई सॉफ्टवेयर बड़ी तंग करते हैं। मैंने अपनी रिटर्न पिछली बार देखी, सॉफ्टवेयर से डाली गई थी, उसमें 4 गलतियां निकली। वो तो ठीक है कि इस बार वो स्क्रूटनी नहीं आया, 4 गलतियां निकली खुद रिटर्न मेरी में। तो वो सॉफ्टवेयर में ऐसी चीजें हैं पता ही नहीं लगता क्या हो गया, हम डाल देते हैं, वो अपना ले लेता है जो भी, बाद में देखते हैं। अगर रिटर्न को डाउनलोड करो, अगर प्रिंट करो तो 110 पेज की रिटर्न, 110 पेज फॉर्म 3। अब 110 पेज कोई डाउनलोड करके रखता नहीं है, और कंप्यूटर में कोई चीज नजर आई देख लिया, कभी नहीं आई तो रह गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सर, एक तो आप एक बार रिटर्न को रिव्यू जरूर कर लिया करो सॉफ्टवेयर में डाल के भी, कि जब फाइनल है उसको देख लिया करो, क्योंकि आजकल तो आपको ये भी पता है रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है आफ्टर 31 दिसंबर, बहुत थोड़ा टाइम है। पहले तो लंबा टाइम मिल जाता था, अभी रिटर्न भर के खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, टैक्स ऑडिट की आ जाती है, टैक्स ऑडिट खत्म नहीं होती तो उतना रेस्ट लेते हैं, तब तक रिवीजन खत्म हो जाता है, आप रिवाइज रिटर्न नहीं निकाल सकते। ये अपडेटेड रिटर्न डालोगे तो 25% ज्यादा देना पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल होगी। यही हम डिस्कस कर रहे थे सर, वेयर इज द टाइम टू रिवाइज द रिटर्न। अटर कुछ तो चाहिए ना, आप पहले मार्च तक कर सकते थे रिटर्न रिवाइज, अब वार तक कर ही नहीं सकते, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। 31 दिसंबर में अब 31 अक्टूबर को भेजी, और कभी कभी 31 अक्टूबर नवंबर हो जाती है, डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो बचता ही नहीं है टाइम। गलती तो रह ही जाएगी, कोई ना कोई तो गलती रहेगी, तो रहेगी तो आपको रिवाइज करना भी दिक्कत आ जाती है। अब मैं अब रिटर्न भरता हूँ, अपनी रिटर्न में 31, अगर सपोज करो मेरी रिटर्न 31 जुलाई को ड्यू है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी की अक्टूबर है किसी की जुलाई है, अगर आपने वो जरूरी भरनी पड़ती है कई बार, इसलिए कि कोई डिडक्शन ऐसा है जिसमें रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरो तो डिडक्शन नहीं मिलती। अब डिडक्शन नहीं मिलेगी तो इसलिए आपको ड्यू डेट पे भरना पड़ता है, और ड्यू डेट भर के फिर गलत वाला भर देते हैं, फिर रिवीजन करना पड़ता है। सो एक बड़ी मुश्किल हो गई है सर, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ। ये लोगों ने क्या करा है,
हम लोगों को ये जो करते हैं, ये आजकल स्टॉक एक्सचेंज का सारे काम करने लग गए, कैपिटल गेन कैलकुलेशन ये वो, और वो जो 31 जनवरी 2018 का वैल्यू निकालनी पड़ती है, ग्रैंड फादरिंग रेट, वो कईयों को पता नहीं है कैसे करना है। कईयों का तो उसको समझ है, वो एक्सेल शीट से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं रिटर्न में, और कई बैठे टाइप कर रहे हैं। अब यही तो डिफिकल्टी है। अगर आप 150 सिक्योरिटीज तुमने बेची है इस साल, तो 150 सिक्योरिटी को टाइप करते करते कहीं ना कहीं गलती तो हो जाएगी। कम से कम जो डायरेक्टली डीपी वालों से आया, डिपॉजिटरी वालों से, वही अगर आप इंपोर्ट कर ले रिटर्न में तो होगा। कईयों को सिस्टम इंपोर्ट करने का आता है, कईयों को नहीं आता है। सो इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं सर। मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूँ, हालांकि मैं खुद नहीं करता, देख तो रहा हूँ, सामने नजर आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, जिंदगी खराब हो चुकी है हमारी। ये आपको बता दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइफ में अब कोई ऐश वैश नहीं, कोई कुछ नहीं था, कोई रिलैक्स नहीं था। कम से कम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने के लिए आधा घंटे जब जाते थे तो 2-4 घंटे वो ब्रेक तो हो जाता था। अब वहां जाना नहीं है, सारा दिन दफ्तर में ही बैठना है, ब्रेक होना नहीं है, और सब कुछ यही होता है, अरे यार ये हो गया, आज ये हो गया। तो मैं इस सबसे आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अब अपने आप को अपडेट रखिए सर, और अपडेट रखने का ही गुजारा है। अब ये मत सोचिए कि अब उसके बगैर हमारा गुजारा हो जाएगा। तो मेरे पास आपके सारे नजर आ रहे हैं, दिनेश जी नजर आ रहे हैं, अशोक बत्रा जी नजर आ रहे हैं, जगदीश जी आ रहे हैं, भूपेंद्र दीक्षित जी भी सामने मेरे हैं, और भी कई लोग बैठे हैं, चंदर जी बैठे हैं, परवेश शर्मा जी बैठे हैं, मयंक गुप्ता जी मेरे सामने बैठे हैं, तो संजय अग्रवाल जी भी हैं। तो ये सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अब भैया वक्त बदला है, वक्त के हिसाब से अब चलना शुरू कर दीजिए। पढ़ना तो अब पढ़ेगा, अब पर्ची कर लीजिए। सिस्टम को अब आप कुछ कह नहीं सकते, अब अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं ढालेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। तो मैं यही कह के मैं ये मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया गुजार करता हूँ। आप लोगों का प्यार जो मिलता है, मुझे लगता है कि वो मिलता रहे, तो इसी में जिंदगी चलती रहेगी। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जिस दिन ले जाना हेल्दी ले जाना, बीमार करके मत लेके जाना। हेल्दी लाइफ सबसे बड़ी चीज है। जब भी हम तो बोनस में जी रहे हैं, जितना भगवान देगा उस बोनस पे आएगा। जो भी आदमी 75 पार कर जाता है वो बोनस पे ही है, ये बता दो। पहले हम कहते थे 65 पार कर जाता है, आजकल लाइफ बढ़ गई है स्पैन, तो 75 के बाद बोनस है। जितना भगवान बोनस देगा वो आप ही का, आपकी दुआएं, आपकी जो प्रेयर्स हैं और आपकी जो मेरी गुड विशेस है, वो ही मुझे काम करा रही हैं। और जब तक चलेगा ऊपर करेगा। बाकी आप सब लोग से अगेन वंस अगेन धन्यवाद, और पर्टिकुलरली हमारे कर्ता जी का, क्योंकि कर्ता जी ने कहा आज ही सवेरे ये करना ही करना है मेरे प्रोग्राम, मैं क्यों ओवरडोज करते हो, कहते हैं नहीं जी इसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। कहा तो चलिए सर, कर्ता जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है, वो आपके रिलेटेड जो अनाउंस किया था, जो मर्जी पूछो क्वेश्चन, पूछ लीजिए। जसवीर जी आप पूछ लीजिए। जसवीर डांग जी, उनका है, आर दी ट्रस्ट सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर 12A और 12AA और 1023C अलाउड टू इन्वेस्ट देयर एक्यूमुलेटेड फंड इन म्यूचुअल फंड? सर बिल्कुल नहीं है म्यूचुअल फंड में। वहां 11.5 में जाइए, 11.5 के नोटिफिकेशंस हैं, जो भी आपके में किताब होगी, वो सारे म्यूचुअल फंड कोई नहीं है, वो नोटिफाइड है जो बोले, और कोई म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। ऐसे तो शेयर में भी कर लीजिए, नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू डू अंडर म्यूचुअल फंड एट ऑल। विनय गुप्ता जी आपका क्वेश्चन है, आप भी पूछ लीजिए सर, आपका हैंड रेज है, तो अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी सर। गुड इवनिंग सर। पूछे कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। हाँ जी विनय जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू जी, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है 194R के लिए, कि इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट को डिफाइन नहीं किया हुआ किसी भी सेक्शन में। बिल्कुल नहीं किया हुआ, मैंने कल भी लेक्चर दिया। तो बेनिफिट आप ये अपने दिल से पूछिए कि जिसके पास वो जा रहा है, क्या वो कोई बेनिफिट ले रहा है, किसी तरीके का नेचर का बेनिफिट है। आप देखिए पर्पस क्या है। पर्पस ये नहीं है कि वो जो बेनिफिट उसके हाथ में टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। पर्पस ये है वो बेनिफिट पर्पस जिसने दिया वो अपना एक्सपेंस क्लेम कर रहा है। जिसने बेनिफिट प्रोवाइड किया, जिसने ये चीजें प्रोवाइड किया, वो अपना एक्सपेंस क्लेम कर रहा है। अगर एक का एक्सपेंस है तो दूसरे की इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बस उसी के ऊपर उन्होंने देखा है कि वो टैक्स नहीं लगना वो बात की बात है। पर वो उनको तो कहा कि आप TDS काट के जमा कराइए। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि
इस तरह तो फिर जितनी भी एक्सपेंस है उन सब पे टीडीएस लागू होगा फिर हमारा। सर एक नेचर बताइए ना, क्या एक्सपेंस है, फिर मैं बताऊंगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ये एक नेचर है कि ये एक्सपेंस किया तो क्या होगा। परचेज ऑफ गुड्स बिलो 50 लाख, चेंज द गुड्स का इससे क्या लेना देना है। ये तो बेनिफिट परपोजिट तो वो है जो आपने सेल परचेज, कोई बेनिफिट परपोजिट थोड़ी है। कोई रिबेट दी, कोई डिस्काउंट दिया, कोई कमीशन दी, कोई चीज काइंड में दी, कोई चीज बेनिफिट बाद में दिया, उसकी बात हो रही है। और वो भी अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस और कैरिंग ऑन प्रोफेशन। जिसको ये बेनिफिट रिसिपिएंट है वो बिजनेस की वजह से उसको ये बेनिफिट मिला, या वो एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन के लिए बेनिफिट मिला, वो उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपने सर्वे, आपने फीस ले ली, उसके साथ कोई काइंड में लैपटॉप फ्री दे दिया आपने सीए को, उसने अपने सीए को एक मतलब मैं 20,000 तक की लिमिट तो है, 20 से ऊपर कोई ऐसी चीज दे दी, तो ऑब्वियसली वो फीस इन काइंड है, वो उसकी टैक्स लगना चाहिए। क्योंकि 28(4) तो पहले भी है, 28(4) तो पहले भी था, लेकिन नहीं था इनकम और इस जा रहा था। अब उन्होंने 28(4) रखा ही नहीं है। उन्होंने कहा ये हो सकता है इनकम 28(4) में टैक्सेबल हो सकता है इनकम 41(1) की हो सकता है इनकम 56(2)(10) की हो। हमें तो आपको ये नहीं देखना कि टैक्सेबल है करी, आपको तो टीडीएस काट देना है, और टीडीएस काट के जिसकी 26 में जाएगा वो अपने आप एक्सप्लेन करेगा ये किस चीज का है, वो अपने आप एक्सप्लेन करेगा कि इनकम है कि नहीं है। पर ये बहुत डिस्प्यूट होने वाले हैं सर गवर्नमेंट। और एक चीज बता दूं, ये विनय जी, ये बाइंडिंग है, सर्कुलर नहीं है। पहले सर्कुलर होते थे बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी। ये क्लियर कट लिख दिया है that this circular is being, the guidelines are issued by the CBDT with the prior approval of the central government and they will be placed before the parliament. और इसलिए वो लिख दिया and these are binding both on income tax authority as well as assessee. तो दोनों पे बाइंडिंग करके उसका नाम सर्कुलर दे दिया है, तो बाइंडिंग नेचर। द गवर्नमेंट हैज गॉन बियॉन्ड इट्स लिमिट, जो सेक्शन में लिखा उससे ऊपर निकल गए हैं। लेकिन अब तो वो लाइट अब जो आगे है, जब तक उसका कोई लिटिगेशन नहीं होगा, कोई रिट नहीं फाइल होगी तब तक, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं होगी तब तक तो आपको काटना ही पड़ेगा सर। नहीं काटेंगे तो डबल डिसएडवांटेज है। एक तो आपको अगर आपका एक्सपेंस है तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, और साथ में 197C की पेनल्टी भी लगेगी फॉर नॉट डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स, और काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यू बी केयरफुल एंड टेल योर क्लाइंट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर डिफरेंट नेचर का है, उसको सबको चेक करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा उसमें ड्यू थॉट देना पड़ेगा कि ये बेनिफिट परपोजिट डिफाइन नहीं कर सकते। परपोजिट तो फिर भी डिफाइन है, नॉट अंडर या परपोजिट्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 72। 72 के परपोजिट तो एम्प्लॉय के नेचर के हैं, लेकिन वहां पर बड़ी लंबी लिस्ट है। तो वही बेनिफिट अगर डायरेक्टर को दे दिया जाए तो वो परपोजिट आ जाएगा। अगर वही तरह का बेनिफिट जो अगर एम्प्लॉय नहीं है डायरेक्टर, बट डायरेक्टर। सर एमके गुप्ता जी का भी है ना, बोलो आगे चलो। एमके गुप्ता जी अपना क्वेश्चन पूछिए सर जल्दी। वैसे एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद फिर जीएसटी वाला पार्ट शुरू करते हैं। बत्रा जी वाला सर। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू जी। रूबल गुप्ता जी आपका क्वेश्चन है जी? मेरे ख्याल में रूबल जी का भी नहीं है। तो विद दिस वर्ड्स, तो गुरुजी को फिर एक बार प्रणाम। मैं रहूंगा बत्रा जी को भी थोड़ा सुनना चाहूंगा। नहीं बत्रा जी को मैं वही कह रहा हूँ, बंद कर दूंगा। अब हमारे जीएसटी गुरुजी को भी बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बत्रा जी को कि वो अपना आशीर्वाद दें, और उसके बाद हमें जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बारे में बताएं। आदरणीय श्री गिरीश आहूजा जी, माय डियर फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली अश्विनी जिंदल जी, जिन्होंने आज सुबह मेरे से कहा कि आपको प्रोग्राम करना है। मैं कहा मुझे गुरु जी मत कहा करो, कोई गुरु नहीं है। जैसे गिरीश जी बता रहे थे, इतनी चेंजेस हैं कि इवन एक्सपर्ट्स को भी अपडेट रख पाना मुश्किल है। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो ये आदत है हर चीज को हाँ करने की, इसको बदलना होगा। इनकम टैक्स करते हो हाँ जी, जीएसटी करते हो हाँ जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो हाँ जी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देते हो हाँ जी। अरे हाँ जी करके कितने सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टाइज कर सकते हैं। Either you should have a big team wherein a particular team is looking after one particular law.
I can understand that. मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूं कि 2006 के बाद मैं आज तक किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हम इनकम टैक्स का काम नहीं करते, हमारी फर्म में आज भी 150-200 टैक्स ऑडिट होगा, बट देन इट इज अ डिफरेंट टीम which is looking after that work. So the time has come wherein we have to update. अभी गिरीश जी ये बात कर रहे थे कि YouTube कि when there are changes which are very frequent in nature, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो YouTube का जो चैनल आप सुन रहे हैं, जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, वो किस दिन रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद की जो अमेंडमेंट्स हैं, उसके बाद में जो अपडेशंस आई हैं, वो अपडेशंस भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये YouTube को ब्लाइंडली सुनना भी एक अपने आप में एक समस्या है। अब जहां तक क्वेश्चन है जीएसटी का, आप किताब लिखो और 15 दिन बाद वो पुरानी। अभी किसी ऑथर की किताब आई मेरे सामने, मैंने कहा इसमें तो 47 जीएसटी काउंसिल के डिसीजन नहीं डील किए हुए, इसको कौन खरीदेगा। इतनी चेंजेस हैं, we have to choose one subject and master that, and then only we have to guide it. और आप सबको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब से जीएसटी आया है, हमारे प्रोफेशन की इमेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है। तो पहला चैलेंज तो यही है कि अपने आप को अरेस्ट से कैसे बचाया जाए। प्रैक्टिस अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देयर इज ए पॉसिबिलिटी, आपके यहाँ कोई क्लाइंट आया, उसने कोई राशन कार्ड दिया, कोई आधार कार्ड दिया, आपने वेरिफिकेशन कराया, नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन ले ली, एंड देन ही हैज क्लेम्ड सम रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यू आर इन ट्रबल। आपके यहाँ एक रजिस्ट्रेशन होती है, वो व्यापारी का टर्नओवर 3 महीने में 100 करोड़ हो जाता है, एंड देन ही इश्यूज द इनवॉइसेस, and somewhere even you don't know, your staff has been involved with that client and they have been issuing the invoices from your computer. हम लोगों को कॉन्फिडेंस अपने स्टाफ पे रहता है, हम कॉन्फिडेंस और विश्वास भी करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिजिटल सिग्नेचर हमारे पड़े रहते हैं उनके पास। So there is a possibility of misuse of all these things. So we need to be very, very careful when we are doing the practice so that our involvement is not there. We are acting only as a consultant. Consider your client only a client and not more than that. जब कैसा होता नहीं है, मैंने अपने रियल लाइफ में देखा है, बाय एंड लार्ज हमारे क्लाइंट से पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं, और उसका नुकसान हमें अपना नुकसान लगता है। As a result of which you compromise with the quality of the work, and now sometimes we put ourselves into a big trouble. So दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आपको डिफरेंट फील्ड में प्रैक्टिस करनी है तो अपनी डिफरेंट टीम रखें। स्पेशलाइज्ड हर आदमी हर लॉ में नहीं हो सकता है। नॉलेज शेयरिंग इज ए गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपसे कहा, बी कॉशियस। 2 महीने पुराना यूट्यूब वगैरह पे एक्साइज का पढ़ेंगे और जीएसटी का सुनेंगे तो हो सकता है उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट आ गई। अब जहां तक क्वेश्चन है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, तो दोस्तों ये एक मिनी बजट है, इसमें इतनी सारी चीजें प्रपोज की गई हैं और वो सारी इंप्लीमेंट भी हो जानी है मैक्सिमम बाय 1 जनवरी 2023, but most of them, 99% of them will be implemented during this month itself. जितने चेंजेस सजेस्ट की गई, उसके बाद 5 जुलाई को 6 नोटिफिकेशंस आई और 7 सर्कुलर आ चुके हैं, जबकि रेट ऑफ टैक्स जो चेंजेस 18 जुलाई से, अश्विनी जी के मुंह से 17 जुलाई निकल गया था, तो मैं क्लियर कर रहा हूं, जो रेट ऑफ टैक्स 18 जुलाई से लगने हैं, उनकी नोटिफिकेशन भी अब कितने दिन बची हैं, वो आएंगी। जो एग्जम्पशंस विड्रॉ हुई हैं, जो रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स को किया गया है, वो सारी नोटिफिकेशनें अब आने वाली है। जहां तक सर्कुलर्स की बात है, डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी और द कोर्ट, वी ऑल नो दैट,
but then at the same time, it provides a big relief sometimes. And this government, if you look at the changes which are being proposed, you will appreciate that the government is listening to the industry. If there are GST portal issue, they are trying to improve it. If there are rate of tax issue, they are providing relief to the industry and they're providing clarity. For example, EV vehicle पे उन्होंने clear किया battery or not. एक आइसक्रीम वाली इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया, because they have been charging 5% tax, assuming it is a supply of restaurant and it is a food item which is being sold by them. But ultimately they said no, it is ice cream parlor and it is not being covered in the definition of restaurant, liable to be taxed at 12%. So what will happen to the past liability? So using their power under the law, the government has stated up to a particular date, जिस आदमी ने 5% भी दिया हम उसको तंग नहीं करेंगे, but from today onwards it has to be 12%. बहुत सारी clarifications दिए, which clearly indicate the government doesn't want to increase the litigation and they are moving ahead. और जो checks and balances portal पे रख दिए गए हैं, अब वो गलती करने नहीं देता. Most of the time you put up the information, if the information has been put in the proper perspective, certainly जो सर्कुलर नंबर 170 में जो चेंजेस एक्सप्लेन किए गए रूल 3B में या GSTR 1 में, तो वो इंडिकेटिव है कि गवर्नमेंट रियलाइजेस कि ये प्रॉब्लम्स है. अभी जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड के केस में, फॉर एग्जांपल रिस्की एक्सपोर्टर का केस हो या रीक्रेडिट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो या उनकी और क्लैरिफिकेशन और डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में, दिस फर्दर इंडिकेट द गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू द इंडस्ट्री. दे वांट टू क्लैरिफाई ऑल द इश्यूज व्हिच आर अवेलेबल देयर and they want that litigation not to be there. So this council meeting, which has delivered so many decisions, maybe some of them I may touch upon if the time permits, but yes, it's a major step in reducing the litigation. Portal का हो, industry facilitation हो, extension of period हो, waiver of late fee हो, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा. Now with this, there are certain complications also which are coming into that. Now I would like to touch upon one circular which deal with the fake invoices. Then I'll give a couple of examples and then we'll come to the question answer session. अब 170 सर्कुलर में उन्होंने ये कहा कि एक आदमी जिसने फेक इनवॉइस इशू किया विदाउट गुड्स, कैन यू क्रिएट ए डिमांड of output tax liability when your allegation is that he has not supplied the goods? Again, I am repeating, because this is most important circular and this is the most burning issue. इसको थोड़ा सा explain समझ लेते हैं ध्यान से. एक आदमी ने इनवॉइस इशू किया 100 रुपए का, उस पर टैक्स लगाया जीएसटी लेटर से 18%, 118 रुपए का इनवॉइस इशू किया और उसने गुड्स नहीं दी. ई-वे बिल फेक है या ई-वे बिल जनरेट किया गया, व्हीकल नंबर गलत है, whatever reasons. So the government allegation is that this gentleman has issued the invoice without supplying the goods and they are demanding tax from various people in the chain in that particular transaction. तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप उससे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की डिमांड निकाल सकते हैं? सर्टेनली नहीं. जब सप्लाई नहीं है, आपका खुद का एलिगेशन ये है कि उसने माल नहीं दिया. जब तक उसने माल नहीं दिया तो जीएसटी की लायबिलिटी कहां से आएगी? तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर उस आदमी से आप टैक्स की लायबिलिटी नहीं निकाल सकते तो क्या वो आदमी टैक्स भी नहीं देगा और इनवॉइस भी इशू करेगा विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ही विल गो स्कॉट फ्री? ऐसा नहीं है. 122 में जहां पेनल्टी प्रोविजंस है, 132 जब प्रोसिक्यूशन है, आप ये मान के चलो कि ही इज अट्रैक्टिंग दिस टू सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज डूइंग वायलेशन बाय इशूइंग द इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग द गुड्स, व्हिच इज ए offense for which he can be prosecuted and there can be imprisonment up to 5 years. दूसरा, जितना भी टैक्स इन्वॉल्व है, to the amount of that tax involved, he can be subject to penalty under section 122. तो गवर्नमेंट ने कहा कि जिस आदमी ने फेक इनवॉइस दिया है बिना गुड सप्लाई के, उस पर टैक्स मत डिमांड करो.
because once there are cross allegations by the department which are contradictory in itself, तो गवर्नमेंट का केस खराब होता है। तो उन्होंने इस गाइडेंस के लिए उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि उस आदमी से टैक्स मत डिमांड करो, उस आदमी से पेनल्टी डिमांड करो अंडर सेक्शन 122 एंड उसको प्रोसिक्यूट करो। अब क्वेश्चन आया रिसिपिएंट। उस रिसिपिएंट ने जिसने इनवॉइस लिया बिना गुड्स के एंड ही इज द ओनली पर्पस इज टू क्लेम द आईटीसी, तो आपने उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया तो उसकी तो डिमांड निकलेगी रिकवरी ऑफ टैक्स। तो उस आदमी से रिसिपिएंट से जिस आदमी ने ये फेक इनवॉइस लिया है, एक तो आप टैक्स की वसूली करो, दूसरा इंटरेस्ट की वसूली करो, तीसरा उस पर पेनल्टी भी लगाओ, क्योंकि टेकिंग एन इनवॉइस विदाउट रिसीविंग द गुड्स इज आल्सो ए पनिशेबल ऑफेंस। सो मीनिंग देयर बाय वो सज्जन के पास आप आईटीसी की रिकवरी, जितना भी उसने आईटीसी लिया 18 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए की परचेज है, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी मांगी है, प्लस उसके ऊपर 122 की पेनल्टी करी है, प्लस ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 फॉर व्हिच ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड, उसको प्रोसिक्यूट भी करें। So the person who is receiving the invoices has got much more implication because basically he is the beneficiary. जिस आदमी ने इनवॉइस इशू किया उसने तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखाई, क्या उसने फेक क्रेडिट से पेमेंट की, क्या उसने जेन्युइन पेमेंट की, तो वो तो बेनिफिशियरी तो वही आदमी है जिसने मान लिया। अब देयर आर सर्टेन पीपल हु रिसीव द इनवॉइस एंड हु इशू द इनवॉइस, दे डजंट डील इन गुड्स, they only deal in the issuance and receipt of invoice. They are trading in the invoices only. Now the question comes, if we go by that argument that he has not received any goods and he has not made any sale, so if the sale has not been made, as I explained earlier also, तो उस पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो आ नहीं सकती। अब उसने आईटीसी जो फेक था जेन्युइन लायबिलिटी के लिए तो यूज नहीं किया, तो उससे वो रिकवरी भी नहीं हो सकती। सो मीनिंग देयर कि जिस आदमी ने इनवॉइस लिया विदाउट गुड्स और जिस आदमी ने इनवॉइस दिया विदाउट गुड्स, हु इज ट्रेडिंग इनटू दीज इनवॉइसेस कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू show cause notice wherein you can demand tax from him because there is no supply made by him. Similarly, there cannot be any denial of ITC because of the simple reason because he has not used the credit for the discharge of actual liability. तो आप उसमें नहीं निकाल सकते। अब उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने दो ऑफेंस किए। नंबर वन, he has received the invoice without receipt of goods, which is the offense punishable for prosecution as well as for penalty. Similarly, once he issuing an invoice, he is committing another offense, which is again subject to penalty. So वो जो बिचौलिया जो इनवॉइसेस का बिजनेस कर रहा है, उस पे 18 रुपए की जो डिमांड है वो निकल नहीं सकती, क्योंकि ना तो उसने आईटीसी यूज किया है ना उसने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिया है। सो ही कैन बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी एंड दैट पेनल्टी इज ऑन टू ऑफेंसेस फॉर मेकिंग द फॉल्स परचेज एंड मेकिंग द फॉल्स सेल। सो मीनिंग thereby he can be subject to penalty of the 200% of the tax involved. That means अगर 100 रुपए का उसने ट्रांजेक्शन किया तो 36 रुपए की उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। Of course it goes without showing that he will be subject to prosecution. तो इस क्लैरिफिकेशन से आप ये समझें कि ट्रेड का कितना फायदा हुआ। आज डिपार्टमेंट हर आदमी को शो कॉज दे रहा है, जिस आदमी ने इनवॉइस इशू किया है उसको भी डिमांड मांग रहे हैं, आईटीसी से भी मांग रहे हैं। चलिए एट द एंड ऑफ इट जब केसेस होंगे, डिसीजन होंगे, एडजुडिकेशन होंगे, मामले डिसाइड होंगे, तो हो सकता है कि आप जीत जाए। बट इन द मीनवाइल आपको जो हर्डल क्रॉस करनी है अपील के प्रोसेस में जाने के लिए, यू हैव टू पे 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट when you file an appeal before the commissioner first appellate authority, and at the time of second appeal before the tribunal, which will certainly be there, you have to pay another 20% of the tax. अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक आदमी की डिमांड 100 करोड़ रुपए का उसने बिजनेस किया फेक इनवॉइसिंग का, 30 करोड़ रुपए की डिमांड निकल गई, जो आज कहते हैं कि नहीं निकलनी चाहिए, उसे पेनल्टी लगनी चाहिए, तो उस 30 करोड़ रुपए के ऊपर उस आदमी को 30% 9 करोड़ रुपया नंबर 1 में टैक्स जमा कराना पड़ता बिफोर हिज अपील कुड हैव बीन हर्ड ऑन मेरिट। सो कितना बड़ा एडवांटेज इस सर्कुलर से हुआ है, आई डोंट थिंक
some of the professionals may be understanding it and appreciating it, but I am making it very clear. So इस क्लैरिफिकेशन से इतना बड़ा ह्यूज बेनिफिट हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स सिर्फ इसी बात से आपसे नेगोशिएट करते थे कि मैं तो आपकी डिमांड निकालूंगा, तो जब मैं डिमांड निकालूंगा आपको प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा, फर्स्ट अपील पे 10%, सेकंड अपील पे 20%, तो हालत खराब हो जाएगी, न तो मैं पैसे दीजिए। नाउ द गवर्नमेंट हैज इशूड दिस। इसी तरह से मेरी एक और इंस्ट्रक्शन याद आ रही है, जहाँ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 अभी निकाली थी उन्होंने कुछ दिन पहले, जहां उन्होंने ये कहा था कि देयर कैन नॉट बी एनी रिकवरी ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग। पहले भी कोर्ट जजमेंट्स कहती हैं, लॉ भी कहता है देयर कैन नॉट बी देयर, बट वंस द इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशूड बाय द बोर्ड एंड दैट हैज कम इन पब्लिक डोमेन, और आप उस इंस्ट्रक्शन को लेके जब ऑफिसर्स को दिखाते हो कि भैया बाकी बातों तो छोड़ो, ये तो आपके ऊपर बाइंडिंग है, इट्स रियली हैव अ गुड इम्पैक्ट। मैंने खुद फील किया है कि पिछले 10 दिन में जितने भी लोग अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं, तो पहले उनको ये होता था सर ये तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए जमा करवाएंगे नहीं तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। नाउ दे अंडरस्टैंड कि डिमांड इज नॉट लाइकली टू बी मोर देन 5 करोड़ इन वर्च्यू ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन सीज, देन देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ दे आर इन अ मच बेटर पोजीशन, और डिपार्टमेंट को भी अब सोचना पड़ता है जब वो कहते हैं कि आप पैसा जमा कराएं बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हिच इज इन राइटिंग। दोस्तों, जैसे अभी गिरीश जी भी कह रहे थे, उसको लिंक करना पड़ता है, जब एक ट्रांजैक्शन है उसका इम्पैक्ट इनकम टैक्स में क्या होगा। अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन आया मुझे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा सर मेरे यहाँ 2 करोड़ रुपए का लॉस है, मैं 2.5 करोड़ रुपया एक पार्टी से डिपॉजिट ले लेता हूँ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और उसको मैं फोरफिट कर लूंगा, एंड देन मेरा लॉस कवर्ड अप हो जाएगा एंड इट विल बी कैपिटल रिसीट, शायद इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मैं कहा चलो इनकम टैक्स तो मुझे नहीं पता, तो ये बताओ उसमें जीएसटी क्यों नहीं लगेगा। Once you have entered into an agreement for the sale of a land, he has paid you an advance money of 2 crore rupees and you are going to forfeit that amount, then obviously income tax में तो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है, शायद ये पैसा आ जाएगा तो शायद आप लॉस में एडजस्ट भी कर लेंगे, कैपिटल रिसीट नहीं ले, बट सो फॉर जीएसटी इज कंसर्न तो उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा। अगर 18% जीएसटी लगे तो 36 लाख रुपए, और आपने नहीं दिया और उसके बाद नोटिस में आ गया तो 36 लाख प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, हाउ मच विल बी द इम्प्लीकेशन। सो इज इट वर्थ इट? क्योंकि 2 करोड़ रुपया आप वाइट करने के चक्कर में आप 1 करोड़ से ऊपर का टैक्स जीएसटी का जमा करा दें, इज इट वर्थ द प्रोपोजिशन। तो ये इंटरलिंकिंग जो है, जो गिरीश जी भी एम्फसाइज कर रहे थे कि आज एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारे और लॉज लग जाते हैं। इफ यू आर रबर डीलर तो रबर बोर्ड लग जाता है, इफ यू आर स्टॉक एक्सचेंज डीलर तो एनएससी लग जाता है, इफ यू आर टेकिंग अ डिपॉजिट तो एनबीएफसी एक्ट लग जाता है। सो बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है, और विदाउट रियलाइजिंग हम लोग अपने क्लाइंट को ऐसी एडवाइस दे बैठते हैं जो क्लाइंट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। I don't want to quote the cases where the tribunal has also commented on the competence of chartered accountant. आप सीओ कैसे सजा कैसे दे सकते हैं। अभी एक सज्जन ने मेरे से कहा कि सर हमारा बॉम्बे में क्रेडिट पड़ा है, हम इसको क्रॉस चार्ज कर देते हैं दिल्ली में वो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा, और जब दिल्ली में ट्रांसफर हो जाएगा तो दिल्ली में मुझे पैसा चाहिए, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है, बॉम्बे में मेरा काम खत्म, इससे स्टॉक ही है। तो वो बात ठीक है, बट इन केस यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट एंड देन देयर इज ए इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट प्रोविजन ऑफ सर्विस, आर यू नॉट एक्सपोजिंग योर क्लाइंट टू द प्रोसिक्यूशन। क्रेडिट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, मैं पूरे फैक्ट्स शेयर नहीं कर सकता हूं पब्लिक डोमेन में, बट द फैक्ट है कि उन्होंने एक्स रुपीस पे इंपोर्ट किया, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मार्केट वो माल वाई पे लेस पे बिका, वहां क्रेडिट बचा हुआ था, उस क्रेडिट को वो दिल्ली में लाके यूज करना चाह रहे थे जहां उनकी बड़ी लायबिलिटी आ रही। तो whether it is not a camouflage transaction, if you are making an arrangement to defeat the provisions of law, are you not going to make a camouflage transaction? Then McDonald etc. all those cases can also apply. So आप एक टैक्स बचाने के चक्कर में उसका एक्सपोजर प्रोसिक्यूशन में कर रहे हैं, इस बात को भी थोड़ा सा एप्रिशिएट करें। अब अगर हम बात करें रेशनलाइजेशन ऑफ केसेस की या रिफंड की,
अब गवर्नमेंट के सुनने के बाद देखिए वीकेएस फुटस्टेप्स का केस आया मद्रास हाई कोर्ट। उन्होंने कहा जी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, रूल 89 के हिसाब से जो फॉर्मूला आपने दिया वो गलत है। मद्रास हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट आ गया, मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। बोला ये रिफंड जो है इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ओनली स्टैट्यूटरी राइट। टू द एक्सटेंट द डिपार्टमेंट वांट टू गिव दिस बेनिफिट दे कैन गिव इट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट इज फॉर द डिपार्टमेंट टू डू। सो उन्होंने जब डिपार्टमेंट से, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस ऑलरेडी 5:50 और मुझे अश्विनी जी ने आगाह किया कि 6 बजे में बंद करना है, तो मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ इसको। तो जब उन्होंने ये कहा कि लेकिन जो फार्मूला आपने सजेस्ट किया वो ठीक नहीं है, तो सरकार ने इमीडिएटली रूल 89 को प्रपोज चेंज किया, फार्मूले को चेंज किया, और आज बिकॉज ऑफ दैट फार्मूला वट एवर इनपुट सर्विस यू आर यूजिंग प्रोपोर्शनल क्रेडिट इज अवेलेबल टू यू। सो द गवर्नमेंट इज कॉन्शियस, दे आर रीडिंग द जजमेंट्स, और बेनिफिशियल प्रोविजंस जो कैश लेजर में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर थी, या इंटरेस्ट सिर्फ व्हेन द क्रेडिट इज अवेल्ड and utilized can be levied, and they have explained it beautifully in the circular with the example. So these are some beneficial provision which has been there, and more important is whether it is beneficial or not, that is not important. What is really important, there has to be a clarity, और जो clarity लाए हैं वो that is remarkable। उन्होंने बहुत सारी चीजों में रेट ऑफ टैक्स वालों में बहुत सारी क्लैरिटी देके जो डिस्प्यूट आगे लिटिगेशन में बदल सकते थे, बड़ी लिटिगेशन में बदल सकते थे, उनको खत्म करने की कोशिश की। With these words, I'll put stop to my deliberation and open for the question answer session, if there is any. थैंक यू सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है चाहे तो वो अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं। जहां क्यूए में मैं देख लेता हूं सर, 3 है नए, उसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट, बट देखिए ई इनवॉइस इज बेस्ड ऑन द टर्नओवर। पेमेंट कोई भी करे, recipient is the one who is liable to make the payment. So in case I am a hospital, I am raising invoice to the patient, so obviously patient is the recipient, maybe the payment is being made by the insurance company on his behalf, it is not going to make a difference. So who makes the payment is not important. In case he is otherwise liable to issue the invoices as per the normal provisions, then he has to issue the invoice irrespective of the fact that the payment is coming from the insurance company. एक क्वेश्चन हो रहा है सर, वी आर reimbursing ocean freight to one party which is not eligible to TDS. Now whether we are to deduct TDS on reimbursement of ocean freight? Which TDS you are talking about? Is the income? मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन गिरीश के रिलेटेड था। वो गिरीश जी मेरे ख्याल में अभी शायद मेरे ख्याल में प्रोग्राम में नहीं है, तो वो आप बाद में पूछ लेना। 5 मिनट पहले तो मैंने देखा तो वो हैंड रेज कर लें। मैं 1-2 जनों का आया है मेरे को ना चैट बॉक्स में, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा, आप हैंड रेज कर दें तो मैं अनम्यूट कर दूंगा जी आपको। अगर कोई अटेंडीज में से हैं, जो पैनलिस्ट हैं वो अपने आप ही म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। पैनलिस्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ बोलिए। हाँ, पैनलिस्ट पूछ सकते हैं अपने आप ही जी। 1 मिनट ज्यादा पैनलिस्ट में कहीं 1 मिनट नहीं, संजय जी कह रहे थे, उन्होंने हाथ भी रेस किया था। नहीं कर दिया सर, वो पैनलिस्ट अपने आप ही पूछ सकते हैं काइंडली। अब बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अमेंडमेंट आया ना, अभी नोटिफिकेशन अभी शायद आया नहीं है। मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट फॉर, समझ गया, मैं वही बोल रहा हूँ। जिस क्वेश्चन पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैंने उसको टच करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज दैट इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग। जो इंटेंशन है वो ये है, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं पर्सनल नाम से और यूज फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट समटाइम्स वी से कि वी वांट कंपनी लीज, लैंडलॉर्ड वांट्स अ सिक्योरिटी एंड दे वांट कि वी विल गिव यू व्हेन द लेजी विल बिकम बाय अ कंपनी एंड इट विल बी यूज्ड फॉर योर पर्पस। कंपनी ने मेरे से प्रॉपर्टी ले ली डायरेक्टर रेजिडेंस के लिए, तो वहां पे वो टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी नोटिफिकेशन व्हाट आर द कंडीशंस एक्सेट्रा, I can't say, but the intention is to tax only that segment where I am giving the property on company lease, though it is being used for the residence of their employees or directors, etc. Good afternoon, sir. एक इशू
एक इशू सर हो रहा है कि प्रॉपर्टी मैंने जस्टिस को दी, जस्टिस इज यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंस एज वेल एज फॉर ऑफिस पर्पसेस एंड ही इज प्रैक्टिशनर एज एन एडवोकेट। एडवोकेट्स पे जीएसटी लगता नहीं है, इनपुट उसको मिलेगा नहीं, मेरी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। संजय जी मैं एक बात कहूंगा, इनपुट मिलता है या नहीं मिलता ये आपको है डिसाइड करना है। नहीं मिलता उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। Absolutely Whether right. it is beneficial for the SSC or not, it is for them to decide. If I am using that premises for business purposes and I am claiming that some of the rent is being paid to somebody, if I am not paying the rent, where is the question of any credit or tax being paid? कोई इशू ही नहीं है। हाँ, अगर मैंने रेंटेड प्रीमाइसेस लिया और उसमें से मैं बिजनेस एक्सपेंडिचर लेना चाहता हूँ और मैं पार्ट ऑफ द रेंट व्हिच आई एम यूजिंग फॉर माय ऑफिस आई वांट टू क्लेम इट एज अ रेंट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन सर्टेनली आई एम यूजिंग इट फॉर इनकम पर्पस, देन लैंडलॉर्ड को लगाना चाहिए। सर नमस्कार। सर हेलो। सर्विस टैक्स में अगर आपको याद हो तो बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस थी। एक बैंक मैनेजर ऊपर रहता है, वो नीचे रहते हैं, तो अगर रेजिडेंस वाले एग्जम्पशन है तो उनके दो एग्रीमेंट कर लो, एक बैंक के लिए अलग कर लो, रेजिडेंस के लिए अलग कर लो, तो रेजिडेंशियल बच जाएगा। हाँ जी अनुराग जी। सर जो गुड आफ्टरनून सर जो 80 रूल 89 का इन्होंने फॉर्मूला चेंज किया है, वो जो रिफंड हमारे 5 जुलाई के बाद अप्लाई होंगे उन पे एप्लीकेबल होगा क्या? मतलब पीरियड वाइज देखना है जो पिछले रिफंड भी बाद में अप्लाई नहीं सर, नहीं सर, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव ही एप्लीकेबल होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। So any refund application which is being filed on or after 5th of July, that can for the period pertaining to 5th July or for the period pertaining to ये clarity नहीं है, but मेरी understanding ये है कि formula is being changed from 5th July. So even if the export has been done prior to that, any refund application which is filed on or after 1st July, you can use this new formula. मतलब ये प्रोसीजरल प्रोविजन मानेंगे, सब्सटेंटिव नहीं है। हाँ जी हाँ जी। सर जो आपने अभी केस बताया सर रिफंड ट्रांसफर का, वो अगर सेम पैन नंबर है तब रिफंड दूसरी जगह से ट्रांसफर नहीं हो सकता? नहीं रिफंड नहीं बताया सर मैंने, कैश लेजर में ट्रांसफर है वो सिर्फ। हाँ नहीं तो जो अगर सेम पैन नंबर है तो वो केस में वो उस पर ट्रांसफर नहीं हो सकता? सेम पैन नंबर है दोनों जगह? नहीं फिर पैन नंबर सेम है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होता है। हाँ। Every GST registration number is a distinct person in terms of section 25 subsection 4. तो distinct person है तो वो सेम नहीं माना जाता है। इसीलिए जब मैं अपना माल एक रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे बेचता हूँ तो मैं जीएसटी चार्ज करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसका बेसिक पर्पस था कि चेन क्रेडिट की नहीं लूज होने चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस से मैं लुधियाना में गारमेंट मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरी 10 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन है, बट मेरा 10 करोड़ का माल लुधियाना में नहीं बिक सकता, मैंने गुड़गांव में नोएडा में शोरूम खोले हुए हैं। तो जब वो मैं माल ट्रांसफर करूंगा तो मैं सेम पैन नंबर है और अगर मैं जीएसटी नहीं चार्ज करूंगा तो मेरा सारा क्रेडिट अकोमुलेट हुआ है लुधियाना में और मेरी लायबिलिटी लुधियाना में है नहीं, क्योंकि वहां से मैं 1 करोड़ की सेल कर रहा हूँ और बाकी माल ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं अपने दूसरे यूनिट्स को। तो जब मैं दूसरे यूनिट को भी अपना माल बेचूंगा तो इसीलिए उस पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लगाई गई ताकि ये जो क्रेडिट है लुधियाना का वो यूज होके गुड़गांव में चला जाए, नोएडा में चला जाए। जब मैं वहां से सेल करूंगा तो मैं उस क्रेडिट को अब्सॉर्ब कर सकूं। तो सीमलेस क्रेडिट के लिए डिस्टिंक्ट प्रोविजन का लाया गया, इसलिए हम नहीं कर सकते। बोथ आर बीइंग ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अब 4910 में चेंज किया कि कैश लेजर का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट लेजर अभी भी नहीं कर सकते। उसका रीजन है क्योंकि एसजीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट का है। How can you take credit from Ludhiana or Punjab or Gujarat or whatever? तो इसलिए वो स्टेट स्पेसिफिक है, तो इसीलिए सिर्फ कैश लेजर में उन्होंने ये प्रोविजन डाला। राजेंद्र वर्मा जी। हेलो सर। यस सर, मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है और सर ये क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड है। आहूजा साहब अगर नहीं है तो आप काफी लोग इनकम टैक्स के एक्सपर्ट बैठे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। अभी इस बजट में गवर्नमेंट क्रिप्टो एसेट एक नया इसके रिलेटेड मेरी रिक्वेस्ट है, अभी किसी से और को हम नहीं एंगेज कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है। 16 तारीख को भी हमारा प्रोग्राम है, आप काइंडली उसमें पूछ लीजिए सर। ठीक है सर। आप प्रदीप जैन जी। सर नमस्कार। हाँ जी प्रदीप जी। सर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन सर WCT से रिलेटेड था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और उसके अंदर मुझे 18% देना है क्योंकि WCT में वो कवर्ड है, मगर मुझे पहले मटेरियल भेजना पड़ता 3 या 4 लोट में अलग अलग टाइम पर।
तो वो मटेरियल पे मैं 18% लगाऊं या उस पे हायर रेट जैसे मटेरियल 28% का है, या फिर चालान पे भेजूं? नहीं, उसके लिए तो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी सर्कुलर इशू किया हुआ है क्लैरिफाइंग इट इज ए सर्विस, उसमें आप सर्विस मेंशन करेंगे और 18% टैक्स लगेगा। आई थिंक देयर इज ऑलरेडी अ क्लैरिफिकेशन, मुझे नंबर याद नहीं है। मटेरियल अगर मटेरियल सर जब मैं उस पे 18% लगाता हूँ, देखिए अगर सर मैं उस पे 18% लगाता हूँ तो उस पे रोड परमिट नहीं बन पाता है। रोड परमिट क्यों नहीं बन पाता ये मुझे नहीं पता, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलर क्लैरिफाई किया है कि इट इज ए सर्विस, इन रिस्पांस टू दैट सर्विस यू आर ट्रांसफरिंग द मटेरियल, सो इट शुड बी एट 18%, जहां तक मेरी याददाश्त है। फिर भी आप कंफर्म कर सकते हैं वहां से। हाँ, नेक्स्ट विपुल अरोड़ा जी। विपुल अरोड़ा जी, आपका क्वेश्चन था। विपुल जी। हाँ जी विपुल जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से, सर ये जो चेंजेस आए हैं ये जो लैंड डेवलपमेंट में, उसके बारे में थोड़ा हमें सर गाइड कीजिए। देखिए, लैंड डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं आया है। काउंसिल ने ये कहा है कि जब आप लैंड डेवलप कर रहे हैं तो जब डेवलप प्लॉट भी बेचेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बट अभी उस कंटेक्स्ट में ना तो कोई सर्कुलर आया है ना कोई नोटिफिकेशन आई है। इट इज ओनली a statement given by the GST Council which can be a basis for issuance of a circular or a notification, but nothing has been stated. But even without this GST clarification, we were of the view that once we are selling the developed plot, it is nothing but a sale of land and being covered in Schedule 3, not subject to GST. Sir, but when we are selling the plots which are under development, whether we are required to charge GST on the portion which we are spending on the development of the plot? उसमें तीन तरह की प्रैक्टिस है। बेटर प्रैक्टिस है कि आप उसको डेवलपमेंट चार्जेस को सेपरेट ना दिखाएं। आप कहें कि वी हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द डेवलप्ड प्लॉट and it is the obligation of the developer to develop and provide all these facilities. So you are charging only for the developed plot where development charges is not being specified. So according to my understanding, there is no GST on that because it is sale of land only. Sir, some people take a conservative view. एक मिनट विपुल जी, some people एडवांस दिया और ना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा व्यू ये है कि let us be conservative. Development cost is only 10%. So we say कि cost of land 1 lakh रुपया, development charge is 10,000 and we pay GST on 10,000 rupees because we are claiming the credit also. जो भी आदमी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर मेरा डेवलपमेंट वर्क कर रहा है वो मेरे से 18% टैक्स चार्ज ही कर रहा है, तो वैल्यू एडिशन ज्यादा है नहीं। तो बाय डूइंग दैट वी आर अवॉइडिंग द लिटिगेशन। दूसरा रास्ता ये। तीसरा, जो जीएसटी काउंसिल ने अब कह दिया है कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, लेट अस वेट फॉर द क्लैरिफिकेशन और द नोटिफिकेशन व्हाटएवर दे वांट टू इशू टू अंडरस्टैंड, एंड इफ दे मेक इट क्लियर that even development charges, even if shown separately, are not subject to tax, then we can show those development charges separately also. हाँ सर, दीपक अरोड़ा जी का और अशोक सैनी जी का क्वेश्चन है। सर आप एक एक क्वेश्चन पूछिए काइंडली ना, बस हम 3-4 क्वेश्चन ही लेंगे, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। ओके सर, ओके। सर ये रिफंड क्लेम जो करते हैं जीएसटी का, उसमें जैसे 2 साल की लिमिट है, तो 2 साल एक्सपायर होने के बाद में क्या क्लेम डाल सकते हैं और वो एंटरटेन हो जाएगा? देखिए, अगर रिफंड टैक्स का है तो नहीं होगा, बिकॉज दिस लिमिट इज सैक्रोसेंट एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट अवेलेबल वेयरइन द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड कि लॉ हेल्प्स द विजिलेंट टैक्स पेयर, नॉट द पर्सन हु इज केयरलेस अबाउट द लॉ। तो वो सैक्रोसेंट लिमिट है। बट अभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जहां उन्होंने कहा था कि 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी 2022 तक, 1 मार्च 2020 से लेकर वो पीरियड इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और ये जीएसटी काउंसिल ने भी कहा, अभी जीएसटी काउंसिल ने भी यही कहा है। तो अगर उस पीरियड में अगर आपकी ड्यू डेट फॉल करती है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अदरवाइज जो 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इज अ सैक्रोसेंट लिमिट। इफ इट इज नॉट बीइंग सैटिस्फाइड, रिफंड इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड एंड इट विल कंफर्म्ड बाय द कोर्ट। सर कितना, कौन सा टाइम बताया सर आपने? 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, आपका सत्य प्रकाश गुप्ता जी का और अशोक सैनी जी का क्वेश्चन पेंडिंग है तो कल पूछिए। जी अपना नंबर बता दो जरा। वो सर मैंने लिख दिया जी चैट बॉक्स में, मैं बताता हूँ। वो एक साथ चला गया, दोबारा बोल दोगे जरा प्लीज? 98760 60 63350।
ठीक है सर अशोक जी, अच्छा उसके बाद और किसी का कोई क्वेश्चन? कनव गर्ग जी, हाँ जी कनव गर्ग जी, आपका क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है एडवांस के रिलेटेड. अ पर्सन हैव रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम फॉरेन एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, सो कैन ही क्लेम द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज? Once you are not provided or supplied the service, the question of export does not arise at all. When the service has not been provided, supply is not being made, so the question of export does not arise. Because in the case of export, we have to satisfy 6 conditions, and now presently 5. So for a service are concerned, service experience, it was 6 conditions. अब ये question ये है कि whether this forfeiture will be subject to GST or not. It will depend. If it is a non-compete agreement or if it falls in Schedule 2, item number 5, agreeing to the obligation to refrain from an act or to do an act or to tolerate an act or a situation, then you are certainly liable to pay GST under reverse charge. Export का benefit मिलने का question ही नहीं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? सर एक और क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन लेंगे साहिल शर्मा जी का. साहिल शर्मा जी क्वेश्चन पूछिए अपना. साहिल शर्मा जी, साहिल शर्मा जी आपको अनम्यूट किया है जी. विपुल जी आपका क्वेश्चन तो नहीं है कोई अभी पेंडिंग? नहीं जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर. मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन रहा नहीं, साहिल जी का था. साहिल जी, पुरुषोत्तम वर्मा जी का है बस सर, लास्ट क्वेश्चन ही लेंगे. पुरुषोत्तम जी काइंडली. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. सर अभी जो लास्ट पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है मैं उसी को सब्सिक्वेंटली करना चाहता हूं कि अगर हम कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है तो उस केस में जीएसटी कैसे लग जाएगा फिर, कि टॉलरेंट एक्ट कैसे मानेंगे? एंड इफ यू आर ट्रीटिंग इट एज ए टॉलरेंट एक्ट की सर्विस दी है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन मीट होनी चाहिए. I agree with you. Your observation is absolutely fine. Once we say there is no supply of service, then it cannot be export. Now the question is whether we fall in this deeming fiction where they say agreeing to the obligation to refrain from an act, etc. If that is there, then only GST will be leviable. Otherwise, liquidated damages, etc. There is no question of any GST leviability on that. If GST leviability will be there, then we'll certainly go to place of supply and see if the place of supply is outside India, then we may take advantage of export also. तो मेरे ख्याल में आज सर कैन आई आस्क क्वेश्चन? साहिल जी आपको बहुत बार कहा चलो लास्ट आप पूछ लीजिए क्योंकि अदरवाइज ना हमने कंक्लूड करना है. साहिल जी, हाँ जी प्लीज. साहिल जी, हाँ जी. गुड इवनिंग सर. सर मेरा हो चुका है क्वेश्चन, वो गलती से हो गया. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. इट वाज एन इंटरेक्टिव सेशन. हालांकि हमने बड़े शॉर्टर नोटिस पे, रादर 2-3 घंटे के शॉर्टर नोटिस पे ही ये चीजें प्लान की थी, तो मैं बहुत थैंकफुल हूं आप सबका कि आप इतने शॉर्टर नोटिस पे आए. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दिनेश शर्मा जी जो NIRC से हैं और जगजीत सिंह जैक्स जी, वो एक 2 शब्द बोल के और थैंक्स भी करें हमारे गुरुओं का, क्योंकि गिरीश ऊर्जा जी भी जुड़े जरूर हुए हैं हमारे साथ. हो सकता है वो किसी मीटिंग में, अनदर मीटिंग में ऑक्यूपाइड हो, लेकिन वो थैंक्स उनका जरूर रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, ताकि हमारे बाद के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको सुन सकेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइंटली जो हमारे NIRC के हैं दिनेश शर्मा जी और जगजीत जैक्स जी. सर पहले तो सब गुड इवनिंग सारियां नु. एंड अश्विनी जी, गुरु जी जहाँ पे भी होते हैं ना, शागिर्दों के शिष्यों की आवाज उनके तक पहुंच रही होती है, इसलिए गुरु गुरु होता है और चेला चेला ही होता है. सबसे पहले तो सर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर जिंदल साहब ने जिस शॉर्ट नोटिस में प्रोग्राम बनाया, हमारे दोनों टेक्स्ट गुरु गिरीश ऊर्जा जी एंड अशोक बत्रा जी, इन्होंने अपना टाइम निकाल के दिया और हम सबको आज जो लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से गाइड भी किया. तो ये तो डबल पर्पस अचीव हो गया. आई थिंक जैसे गिरीश ऊर्जा जी कहते हैं अश्विन जिंदल जी को करता, तो ये कर्ता साहब की हमेशा हिम्मत होती है कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. उन सबके अहो भाग्य जो आप सभी के दर्शन भी होती है और नई नई अमेंडमेंट जो आती है उस पर आप प्रकाश भी डालते हैं सर. तो मेरी ओर से आप गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो सर. थैंक यू वेरी मच. जगजीत जी. थैंक यू अश्विनी सर, सबसे पहले फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के, और उससे कुछ मैं कुछ और कहूँ उससे पहले सबसे पहले आप सभी को
गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं, और स्पेशली हमारे दोनों गुरुओं को, गिरीश विजय सर जो डायरेक्ट का एरिया पूरा संभालते हैं और एक एक क्वेरी सॉल्व करते हैं। परसों भी मैं सर का लेक्चर सुन रहा था, 194R और एस इतनी डिटेल में सर बताते हैं। और सेम हमारे अशोक बत्रा जी इनडायरेक्ट टैक्स में जो पूरा एक एक चीज, क्योंकि सर्विस टैक्स से मैं सुनता आ रहा हूँ सर को, आज जीएसटी है, जीएसटी में सुनते हैं और इतने सारे अपडेट्स आए हैं। और सलूट करता हूँ अशोक बत्रा जी को कि इतने सारे अपडेट्स एक तो याद रखने, उसका एक एक प्रोविजन, उसके बाद फिर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से दोनों गुरु बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और मैं कहता हूँ कि यस, ये हमारे प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास दोनों गुरु हैं और पूरे प्रोफेशन के हर एक मेंबर की क्वेरी सॉल्व करते हैं और इतने कूल एंड काम नेचर है दोनों के और बड़े ही सपोर्टिव हैं। सो मेरी तरफ से दोनों को बहुत बहुत शत शत प्रणाम एंड धन्यवाद सर, आप दोनों ही इतना समय देते हैं प्रोफेशन के लिए। और साथ में ही धन्यवाद हमारे अश्विनी जिंदल जी का, जिनको डेफिनेटली जैसे दिनेश जी ने भी बोला, हमारे गुरुजी तो बोलते ही करता ही है, हमारे एचयू के करता ही यही है और ये सबको मौका भी देते हैं। मौके के साथ साथ जो प्रोफेशन के लिए जो काम करते हैं अश्विनी जी, सो क्रेडिट गोज टू अश्विनी जी, आपको भी सर, और थैंक यू फॉर द गिविंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सभी व्यूअर्स का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा 16 तारीख को डिटेल्ड प्रोग्राम द्वारा फिर हम 194R के ऊपर, ITRU के ऊपर और क्लोज 44 ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ITRU और जो क्लोज 44 पे है, डॉक्टर केश गुप्ता जी ने ही सजेस्ट किया है स्पीकर, वो आगरा से हैं, वो आ रहे हैं। ही इज मार्वलस इन टेक्निकलिटीज एज वेल एज जो भी आपकी जो ऑनलाइन में दिक्कतें आती हैं, CPC की दिक्कतें आती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो वो रजिस्टर्ड करें। तो अब हम डिफरेंट गुरुजी से, हालांकि हम R&S के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, अब हम डिफरेंट फैकल्टी के साथ डॉक्टर केश गुप्ता जी के साथ जो एक दिग्गज हैं इस फील्ड में, इनकम टैक्स में, हम सब जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ 16 तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा हमारे साथ 16 तारीख को बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।